हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम बेदर्द पिया एक रोमांटिक प्रेम कहानी का चौथा भाग लेकर आ गए हैं। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। कबीर ने आरोही के हाथ को खुद से दूर करते हुए कहा, नहीं आरोही, मुझे दोबारा छूने की कोशिश भी मत करना। आरोही ने शॉक्ड होते हुए कबीर को देखा और फिर आंखों में नमी लाते हुए बोली, कबीर, ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम तो मुझसे कितना प्यार करते थे। आज पूरे 2 साल बाद हम दोनों फिर मिले हैं तो तुम मुझे अवॉइड कर रहे हो, वह भी इस 2 टके की लड़की के लिए जिसका ना जाने क्या रिश्ता है तुमसे। आरोही ने गुस्से से निशा की तरफ देखते हुए कहा। माइंड योर लैंग्वेज आरोही, कबीर ने चिल्लाते हुए कहा। क्यों कबीर, इस लड़की के लिए तुम मुझे अपनी आरोही को ऐसे कह रहे हो? क्यों कबीर, क्या तुम हमारा प्यार भूल गए? 2 साल में कितने बदल गए तुम कबीर, आरोही ने रोते हुए कहा। ये बताओ आरोही, तुम इन 2 सालों में क्या कर रही थी और कहाँ चली गई थी मुझे बताए बगैर? मैंने तुमको कितना ढूंढा मगर तुम मुझे कहीं भी नहीं मिली। आखिर एक दिन मुझे तुम्हारे मॉम और डैड का कॉल आया कि तुम अब इस दुनिया में नहीं रही। कबीर ने बिना किसी भाव के पूछा। कबीर, मुझे राहुल ने किडनैप कर लिया था। मेरे पहले पति ने तुमको, मैंने उसके बारे में कहा तो था। आरोही ने कबीर के करीब जाते हुए कहा। तो फिर तुम्हारे मॉम और डैड ने मुझे झूठ क्यों कहा कि तुम अब इस दुनिया में नहीं रही हो? कबीर ने फिर से पूछा। राहुल ने ऐसा कहने को मजबूर किया होगा मॉम और डैड को कबीर, आरोही ने कहा। निशा बस इनकी बातें सुन रही थी और अब वह बोर भी हो रही थी तो वह वहां से जाने लगी। तभी कबीर ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपने करीब खींचते हुए बोला, तुम कहाँ जा रही हो निशा? कबीर, तुम और आरोही बड़े ही लंबे समय बाद मिले हो तो तुम दोनों आराम से बातें करो, मैं यहाँ बीच में क्या करूँगी? निशा ने अपनी आंखों के आंसू छुपाते हुए कहा। तुम कहीं भी नहीं जाओगी निशा, कबीर ने कहा। तभी आरोही ने चिढ़ते हुए कहा, जाने दो ना कबीर इसे, इसका हमारे बीच वैसे भी क्या काम है? कबीर, आरोही, तुमको जो भी बात करनी हो वह जल्दी से कहो, मुझे देर हो रही है, कबीर ने कहा। फिर निशा के गाल पर हाथ फेरते हुए मुस्कुराते हुए बोला, हम रात को मिलते हैं निशा। रुको कबीर, मैं कब से देख रही हूँ तुम इसे कुछ ज़्यादा ही सिर पर चढ़ा रहे हो। आखिर ये लड़की है कौन? तुम इसको इतना अच्छे से ट्रीट क्यों कर रहे हो? आखिर कौन है ये लड़की जो हमारे बीच, हमारे प्यार के बीच आ रही है? आरोही ने निशा का हाथ पकड़ा और बाहर निकालने की कोशिश करते हुए कहा, रुक जाओ आरोही, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी नज़र के सामने मेरी ही बीवी को यूं घसीट कर बाहर लेकर जाने की? कबीर ने गुस्से से कहा। बीवी शब्द सुनकर आरोही तो जैसे कोमा में चली गई थी। फिर थोड़ा नॉर्मल होते हुए वह बोली, कबीर, ये लड़की तुम्हारी बीवी है? तुम मुझसे मजाक कर रहे हो ना? मुझसे नाराज हो इसलिए ये सब बोल रहे हो ना? कहो ना कबीर, ये जो तुमने अभी कहा वह सिर्फ एक मजाक था, आरोही ने कहा। ये मजाक नहीं है, निशा मेरी बीवी है, शी इज़ माई वाइफ, कबीर ने निशा के हाथ को मजबूती से पकड़ते हुए कहा। और अब तुमने मेरी बीवी के बारे में एक भी शब्द कहा तो, कबीर ने कहा, तुम क्या सोचते हो कबीर कि मैं ये मान लूँगी? और यदि ये सच में तुम्हारी बीवी बन भी गई है तो मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कबीर। तुम मेरे थे, मेरे हो और मेरे ही रहोगे। मैं हमारे बीच में किसी को भी नहीं आने दूंगी। सुना तुमने? कबीर बोलकर उसने निशा को 2 थप्पड़ लगा दिए और उसके बालों को खींचते हुए आरोही ने अपने दांतों को भींचते हुए कहा, तुम हो कौन? क्या समझती हो तुम अपने आप को? मैं तुमसे मेरा कबीर नहीं छीनने दूंगी, समझी तुम? तभी निशा ने भी आरोही के गाल पर थप्पड़ लगा दिया और बोली, तुम्हारा कबीर? तुमने कबीर को? आरोही, तब क्यों छोड़ दिया जब तुमको उससे सच्चे प्यार की जरूरत थी, एक अपना कह सके ऐसे साथी की जरूरत थी, तब तो तुम भाग गई फिर से राहुल खन्ना के पास। 1 मिनट निशा, तुम राहुल को भी जानती हो? कैसे जानती हो तुम उसे? आरोही ने चौंकते हुए पूछा। मंदिर में तुमने ही कहा था ना मुझे कि तुम भी राहुल की मंगेतर थी और तुमने अपने मॉम और डैड को मार डाला है, तब से तुम छुपकर भाग ही रही हो। निशा ने आरोही की नज़र के बदलते भावों को देखते ही कहा, राहुल ने मुझे चीट किया और मेरे मॉम डैड ने मुझे उस कमीने राहुल के हाथों बेच दिया और जब मुझे ये पता चला तो मैंने अपने मॉम डैड को ही मार दिया। तो क्या गलत किया मैंने? आरोही ने गुस्से से कहा। तुमने झूठ का सहारा लेकर कबीर के साथ जो खेल खेला है ना आरोही गुजराल, वो गलत किया है। निशा ने
मकम्मता से कहा। निशा के मुंह से आरोही ने और कबीर ने जब ये सुना कि आरोही गुजराल है तो दोनों ही शॉक्ड हो गए। तुम मेरा नाम तुमको कैसे पता चला? मैं अरविंद गुजराल की बेटी हूँ, ये तुमको कैसे पता चला? इस बात को सिर्फ और सिर्फ मैं ही जानती हूँ निशा। कबीर को भी ये बात पता नहीं थी कि मैं आरोही गुजराल हूँ। आरोही ने पूछा, मैंने तुमको अपने पापा के साथ बात करते हुए सुन लिया था आरोही। निशा ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो अब गुजराल का एक और प्यादा भी फेल हो गया। अब देखता हूँ कैसे नहीं आते हो तुम कबीर कपूर के सामने अरविंद गुजराल। कबीर ने निशा को अपने करीब खींचते हुए मुस्कुरा कर कहा। कबीर के बॉडीगार्ड ने रोहित के कमरे में ही आरोही को भी कैद कर लिया और बंदी बना दिया और फिर कबीर वहां पर आया और बोला, सुनो, आज तुम लोग सिर्फ और सिर्फ आरोही मैडम की ही खातिरदारी करोगे और इसकी सजा है आज से पूरे एक हफ्ता तक इसे सोने नहीं देना है। यदि नींद की झपकी भी ले तो इसे बर्फ के ठंडे पानी से नहलाना, समझे तुम सब? कबीर ने कहा। कबीर, तुमको जो भी सजा देनी है मुझे दो, मगर मेरी बहन को कुछ भी मत करना, रोहित ने चिल्लाते हुए कहा। सजा तो आरोही को मिलकर रहेगी और तुमको मिलेगी उसकी तड़प, उसकी पीड़ा, उसका दर्द सहते हुए देखने की सजा। इसका मुंह बंद कर दो और ये भी एक भी दिन सोना नहीं चाहिए, बोलकर कबीर बाहर निकल गया। कपूर विला में रोहित ने आरोही पर गुस्सा करते हुए कहा, तुमको पापा ने मना किया था ना कि फिर से तुम यहाँ पर नहीं आओगी, तो फिर तुम क्यों आई यहाँ पर? मुझे कोई शौक नहीं चढ़ा था यहाँ पर वापस आने का, वो तो उस बेवकूफ़ लड़की की भूल के कारण मैं यहाँ पर फिर आ धमकी। आरोही ने अपने दांत भींचते हुए कहा। राहुल कहाँ है? तुम तो उसके साथ थी ना? रोहित ने पूछा। अरे तुम उस गधे का तो नाम ही मत लेना मेरे सामने, साले कमीने ने ही तो साला खेल बिगाड़ दिया है, आरोही ने कहा। क्यों, क्या किया है राहुल ने? रोहित ने पूछा। साला एक नंबर का हरामी है, रुपयों के लिए तो साला अपनी माँ बहन की इज्जत का भी सौदा करने में भी पीछे मुड़कर ना देखे वह, आरोही ने गालियां देते हुए कहा। क्या किया है उसने ऐसा, और वह कहाँ है? रोहित ने पूछा। किसी लड़की से उसकी मंगनी हुई थी, उसकी बहन के साथ प्यार भी करता था। रास्ते का कांटा हट जाए उसके लिए हराम ने उसकी मंगेतर का 5 करोड़ में सौदा कर दिया, मगर उसकी मंगेतर बचकर भाग गई और उन सौदागरों का शिकार उसकी बड़ी बहन हो गई। वह लड़की ये धोखा सह नहीं पाई और उसने तेज गति से चले आ रहे ट्रक के सामने आकर अपनी जान दे दी, आरोही ने कहा। तो अब वह क्या फिर से अपनी मंगेतर के पास चला गया क्या? रोहित ने कहा। वह तो अपनी जान बचाने के लिए यूरोप भाग गया, आरोही ने कहा। बाजू के कमरे में मुझे छोड़ दो कबीर, मैं आज के बाद कभी किसी भी लड़की के साथ कुछ भी गलत नहीं करूँगा, राहुल ने जोड़ते हुए हाथ कहा। छोड़ दूं, वह भी तुमको, जिसने मेरी निशा की जिंदगी खराब कर दी। कबीर ने उसके मुंह को नमक के पानी से भरी हुई बाल्टी में बार बार डुबोते हुए कहा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कबीर, मुझे माफ कर दो, अब मुझसे ये दर्द और सहा नहीं जाता, राहुल ने आंसू भरी आंखों से कहा। निशा के दर्द की तो तुमको हद भी पता नहीं राहुल, उसकी तो तुमने आत्मा तक को छल्ली कर दिया था। अपने दोस्तों के पास एक हफ्ते तक बेच कर तुमको तो जो चाहिए था वह मिल जाता, मगर उसकी जिंदगी तो बर्बाद हो गई थी ना। कबीर ने उसी पानी में और नमक डालते हुए कहा। मुझे बहुत जलता है चेहरे पर कबीर, मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे जाने दो, राहुल ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। तुमने छोड़ा था नीता को, उसने भी तो तुम्हारे आगे हाथ पैर जोड़े थे, वो भी गिड़गिड़ाई थी, क्या तब तुमने कोई भी रहम किया था राहुल? तब तो बहुत मजे लिए जा रहे थे पूरी रात उसके जिस्म को नोचते हुए, अब क्या हो गया? उस वक्त तुमने मजे लूटे थे, अब इस वक्त मैं मजे लूट रहा हूँ, बोलकर कबीर ने राहुल के मुंह को बार बार नमक के खारे किए हुए पानी में डुबोते हुए कहा। सुनो, आज हर आधे घंटे के बाद पूरे 10 मिनट तक इसके मुंह को ऐसे ही धोना है। मुझे जरा सा भी गंदा लगा इसका चेहरा तो मैं तुम सबका चेहरा ऐसे ही कर दूंगा, कबीर ने कहा। ऐसा करने से क्या निशा की इज्जत वापस आ जाएगी कबीर? राहुल ने चीखते हुए कहा। नहीं, निशा की इज्जत तो नहीं आएगी, मगर मेरे दिल को सुकून जरूर मिलेगा, कबीर ने कहा। क्या लगती है निशा तुम्हारी? क्या उसके खातिर तुम मेरे साथ इतना बुरा कर रहे हो? क्यों? राहुल ने कहा। मेरी जान है वह, मेरा जुनून है, मेरा सुकून है, मेरी बीवी है वह। राहुल ने कहा। क्या? मगर उसकी तो मेरे साथ मंगनी ही हुई है या थी ना? शादी भी तो शादी भी हो गई होती ना?
उसके साथ तुम्हारी, तभी मैं तुमसे उसे छीन लेता और उसको अपनी जान बना लेता। अब और कुछ जाना है तुमको? कबीर ने गुस्से से घूरते हुए कहा। आरोही, यदि पापा को इस बात का पता चल गया ना कि राहुल ने उनको धोखा दिया है तो वह उनको तो जान से ही मार डालेंगे, रोहित ने कहा। तभी कमरे का दरवाजा खुला और कबीर अंदर आया। रोहित की तो जान ही हलक में अटक गई थी। आरोही सोच में पड़ गई थी। क्या सोचा था तुम दोनों ने कि कबीर अब यहाँ पर नहीं आएगा? बोलकर कबीर ने दोनों भाई बहन के ऊपर ठंड बर्फ के पानी की बाल्टी उड़ेल दी। आरोही की तो चीखें निकल गई और अब वह ठंड से कांपने भी लगी। तुम मेरे साथ इतना बुरा नहीं कर सकते हो कबीर, आरोही ने कबीर को देखते हुए कहा। सही कहा तुमने आरोही, कबीर ने आरोही के भीगे बालों को खींचते हुए कहा। कबीर, मेरा कसूर क्या है ये तो बताओ, आरोही ने आंसू भरी आंखों से कहा। तुमने क्या किया है? राहुल के साथ मिलकर तुमने जो मुझे बर्बाद करने का, मुझे ख़त्म करने का प्लान बनाया था ना, मुझे धोखा देने की जो तुमने भूल की है ना, उसकी सज़ा है ये आरोही गुजराल, कबीर ने कहा। मुझे माफ़ कर दो कबीर, आरोही ने कहा। माफ़ी? कबीर अपने आप को भी नहीं देता आरोही, और मुझे धोखा देने वाले को तो मैं मौत भी नहीं देता और ज़िंदगी भी नहीं जीने देता। तो मिस आरोही गुजराल, एंजॉय योर पनिशमेंट, कबीर ने डेविल स्माइल करते हुए कहा और फिर अपने बॉडीगार्ड्स को बोला, दोनों भाई बहन को आज नमक और मिर्च के पानी से हर एक घंटे बाद नहलाया जाए। ये गलत है कबीर, तुम्हारे सीने में दिल है ही नहीं क्या कबीर? तुम क्रूएल हो कबीर, आरोही चिल्लाती रही और दरवाज़ा बंद हो गया। उसके साथ उसकी आवाज़ भी उस कमरे में कैद होकर रह गई। कबीर बाहर निकल गया और आरोही की चीखें भी उसी बंद कमरे में कैद होकर रह गई। रात के 8 बजे निशा खाना डाइनिंग टेबल पर रखकर वहीं पर बैठी हुई सो गई थी। कबीर ने जब ये देखा तो उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। उसने निशा को अपनी गोद में उठा लिया और अपने कमरे में आकर उसे बेड पर लेटा दिया और खुद फ्रेश होने चला गया और वह सोचने लगा। कबीर निशा को सोया हुआ देख रहा था और सोच रहा था, कितनी इनोसेंट है ये, सबके ऊपर बड़ी ही आसानी से भरोसा कर लेती है। बार बार धोखा खाया है मगर फिर भी हौसला नहीं हारी है सबको अपना बना लेने का। सबसे जब से आई है वह मेरी ज़िंदगी में, तब से मैं जीना सीख गया हूँ, हंसना सीख गया हूँ। मेरी सुनी और बेजान सी ज़िंदगी में प्यार के रंग भर दिए हैं निशा ने। मेरे हर सितम को भी प्यार समझकर सहती रही। मैंने उसको धोखा दिया मगर उसने मुझे माफ़ कर दिया। मेरे लिए खतरा से खेल कर भी वह आरोही को ढूंढ कर लाई है। खुद मुझसे बेहद प्यार करती है, फिर भी मेरे प्यार को अपनाने को भी तैयार हो गई ये पागल। मैं आज सच में समझ गया हूँ कि तुम सिर्फ मेरी हो, मेरे लिए ही बनी हो। मैं वादा करता हूँ निशा, मैं भी तुमको बहुत प्यार करूँगा, बहुत ही खुश रखूँगा। तुम तो मेरी जान हो, मेरा सब कुछ हो। वह कुछ और सोचता उसके पहले निशा जग गई थी। तुम आ गए कबीर, निशा ने मुस्कुराते हुए कहा। निशा, मेरे पास आओ, कबीर ने उसका हाथ पकड़कर अपनी बाजू में बिठाते हुए कहा। क्या हुआ कबीर, क्या मुझसे कोई भूल हो गई है? निशा ने डरते हुए कहा। तभी कबीर ने निशा की गोद में अपना सिर रखते हुए उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, एक बात पूछूं निशा? कबीर ने निशा को देखते हुए कहा। पूछो ना कबीर, निशा ने कहा। क्या तुम अब भी राहुल से प्यार करती हो? कबीर ने पूछा। प्यार? प्यार क्या होता है? वह तो मैंने तुमसे जुड़कर जाना है कबीर, और रहा राहुल के साथ प्यार का सवाल, तो मैं सिर्फ और सिर्फ उससे नफरत करती हूँ, निशा ने कहा। एक बात कहूँ निशा? कबीर ने निशा के हाथ को चूमते हुए पूछा। हाँ कबीर, कहो ना, निशा ने अपनी पलके को टपटपाते हुए कहा। तुमसे नफरत करते करते मैं कब तुमसे प्यार करने लगा ये मैं खुद भी नहीं जानता निशा, और अब मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं जी सकता हूँ निशा। कबीर ने निशा के होठों के ऊपर अपने होठ रखते हुए कहा। दोनों की आंखें अपने आप ही बंद हो गई। दोनों ही एक टिप किस करने में खो गए। कबीर और निशा का प्यार आज परवान चढ़कर बोल रहा था। दोनों ने ही खुद खुद को खुद में खो जाने दिया और प्यार के इन खूबसूरत लम्हों में दो जिस्म को भी एक कर दिया। 1 घंटे बाद जब दोनों ही थक गए तब कबीर ने कहा, निशा, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। ये सुनकर निशा खिलखिलाकर हंसने लगी और नीचे जाकर खाना गर्म कर दिया और ट्रॉली में भरकर ऊपर लेकर आ गई। तभी कबीर ने एक सॉन्ग प्ले किया और फिर निशा को अपनी गोदी में बिठा लिया। दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे हैं तूने कदम, तेरे नाम में मेरी ज़िंदगी लिख दी मेरे हमदम। हाँ सीखा मैंने जीना जीना, कैसे जीना जीना, हाँ सीखा मैंने जीना जीना मेरे हमदम। ना सीखा कभी जीना जीना, कैसे जीना जीना, ना सीखा मैंने जीना मेरे हमदम।
सच्ची सी है ये तारीफें दिल से जो मैंने करी है। जो तू मिला तो सजी है दुनिया मेरी हमदम। वो आसमां मिला जमी को मेरी आधे आधे पूरे हैं हम। तेरे नाम पे मेरी ज़िंदगी लिख दी मेरे हमदम। हाँ सीखा मैंने जीना जीना कैसे जीना जीना। हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम। न सीखा कभी जीना जीना कि जीना जीना न सीखा कभी जीना मेरे हमदम। कबीर ये तुमको आज क्या हुआ है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? निशा ने शॉक्ड होते हुए कहा। कबीर ने निशा को अपनी गोद में उठा लिया और बाहर बने गार्डन में बने हुए स्विमिंग पूल की साइड पर बिठाया और खुद भी उसके बाजू में बैठ गया और निशा के हाथ को अपने हाथों में लेकर उसे चूमते हुए बोला, कबीर कपूर को तुमने जीना सिखा दिया निशा। कोई नहीं थी मेरा ऐसा जो मुझे प्यार करता, मेरे गुस्से को, मेरी नफ़रत को, मेरे जुनून को समझ पाया हो और मुझे मेरे साथ होने का, मेरे पास होने का एहसास कराया हो ऐसा। कबीर तुम्हारी आंखों में आंसू। निशा ने उसके आंसू को पोंछते हुए कहा, आज इसे ना रोको निशा, बहने दो इसे। क्योंकि कबीर कपूर ने कभी इन्हें अपनी आंखों में आने की इजाज़त ही नहीं दी। आज आए हैं तो उन्हें बहने दो निशा। ये खुशी के आंसू है निशा। जो तुमने मुझे खुशी दी है उसको ये भी आज मेरे खुश होने की मोहर लगाने आए हैं निशा। कबीर क्या एक बात पूछूं? निशा ने घबराते हुए पूछा। हाँ पूछो निशा। कबीर ने उसके कंधे पर अपना सिर रखते हुए कहा। कबीर क्या तुम ये गैर कानूनी धंधे नहीं छोड़ सकते हो? निशा ने कहा। जिस दिन से तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो ना निशा, मैंने अपने सारे गैर कानूनी धंधे छोड़ दिए हैं। थोड़ा बहुत कम है जिसे मुझे ख़त्म करने ही होंगे। क्या तुम मुझे उसको ख़त्म करने की इजाज़त दे सकती हो मेरी जान? कबीर ने कहा तो निशा खिलखिलाकर हंसने लगी और फिर उसके बालों को बिगाड़ते हुए कहा, ठीक है मेरे गब्बर सिंह। मैं गब्बर सिंह हूँ तो तुम भी बैडिड क्यून हो। कबीर ने पुल के पानी को निशा के ऊपर उड़ाते हुए कहा। रुको कबीर, तुमने मुझे पानी उड़ाया तो मैं भी तुमको छोड़ने वाली नहीं हूँ, बोलकर उसने भी कबीर को पानी उड़ाया और फिर दोनों तो जैसे पानी की होली खेलने लगे और पूरे गार्डन में दौड़ा दौड़ी करने लगी। दूर खड़ी सुरभि ये नज़ारा देखकर बहुत ही खुश हो रही थी। दोनों यूं ही मस्ती कर रहे थे। तभी अचानक से एक गोली की आवाज़ आई और सीधा निशा कबीर के ऊपर ही गिर पड़ी। कबीर का वाइट शर्ट खून के रंग से लाल हो गया था और निशा उसकी बाहों में बेहोश होकर पड़ी थी। कबीर के मुंह से एक चीख निशा निकल गई और वह जल्दी से निशा को गोद में उठाकर कमरे में आया और तुरंत ही जिमी को कॉल किया। निशा कबीर की बाहों में बेहोश होकर गिर पड़ी थी। कबीर ने तुरंत ही जिमी को कॉल किया और जल्दी से अपनी टीम के साथ आने को कहा। सुरभि आओ जल्दी से हॉस्पिटल के स्टाफ को ऑपरेशन थिएटर रेडी करने को कहो, जल्दी जाओ, कबीर ने कहा। कबीर का खुद का हॉस्पिटल विला के पास ही था। कबीर की आंखों से आंसू लुढ़क लुढ़क कर बेहोश निशा के गाल पर गिर रहे थे। वह निशा को बुलाते हुए रोते हुए कहने लगा, निशा तुम मुझे धोखा नहीं दे सकती। कबीर कपूर कभी अपने दुश्मन को माफ़ नहीं करता। तुम सुन रही हो ना? तुमको जवाब देना होगा निशा। कुछ ही मिनट में वहाँ जिमी अमेरिका के बड़े सर्जन विक्टर को लेकर अपनी टीम के साथ आ गया। निशा को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। करीब आज खुद को बहुत ही कमज़ोर महसूस कर रहा था। वह टूट गया था। वह बच्चों की तरह माफिक रोए जा रहा था। जिमी और विक्टर ने आखिर पूरे 3 घंटे की मेहनत के बाद वह गोली निकाल ली और फिर उसकी मरहम पट्टी करने लगा। आखिर निशा को पूरे 4 घंटे बाद वीआईपी रूम में शिफ्ट कर दिया गया। कबीर हिम्मत रखो, निशा को कुछ नहीं होगा, वह खतरे से बाहर है, जिमी ने कहा। निशा को होश कब तक आएगा जिमी? कबीर ने पूछा। कबीर उसे होश कल सुबह तक आ जाएगा, बस उसका ख्याल रखना होगा और उसे कोई भी काम नहीं करना है। अभी घाव ताज़ा है तो तुमको उसका ड्रेसिंग और चेकअप भी वक्त पर करवाते रहना होगा, जिमी ने कहा। थैंक यू सो मच जिमी, कबीर ने जिमी को गले लगाते हुए कहा। गुजराल विला में अरविंद गुजराल इधर से उधर चक्कर लगाए जा रहा था। ये आरोही भी कॉल नहीं उठा रही। वह आदमी भी अभी तक कपूर विला से नहीं आया। अगर कबीर को भनक भी लग गई कि इस हमले में मेरा हाथ है तो वह नरक का देवता मेरा जीना मौत से भी बदतर खराब कर देगा। क्या करूं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, बोलकर उसने अपने दोनों हाथों के बीच सिर टिका लिया और वह गहरी सोच में डूब गया।
वहीं हॉस्पिटल में कबीर निशा का एक हाथ थाम कर बैठा हुआ वहीं पर सो गया था। तभी चुपके से कोई अंदर आया और निशा के ऑक्सीजन मास्क की नली को ही काटने लगा। मगर तब तक कबीर की नींद उड़ गई थी और उसने देखा एक आदमी हाथ में चंपू लेकर उसके बिल्कुल सामने ही खड़ा था। कबीर ने उसे तुरंत ही दबोच लिया और वह इंसान अचानक हुए इस हमले से काफ़ी डर गया था। कबीर ने उसका मास्क हटा दिया और देखा तो उसके सामने खड़ा शख्स और कोई नहीं मगर अरविंद गुजराल था। कबीर ने उसके हाथ से चप्पू छीन लिया और उसको मुक्के मारते हुए बोला, क्या बिगाड़ा है तुम्हारा निशा ने? क्यों मारना चाहते हो तुम निशा को? तब अरविंद गुजराल ने करवाहट से कहा, कौन निशा को मारना भी कौन निशा को मारना भी चाहता था। मेरे भेजे आदमी ने गलती से तुम्हारे बदले निशा को गोली मार दी। मारना तो मैं तुमको चाहता हूँ कबीर। यूं कायरों की तरह आकर मुझे मारना सिर्फ तुम्हारे जैसे नामर्द ही कर सकते हैं। तुम तो एक नंबर के लीचड़ हो अरविंद गुजराल। कबीर ने उसको पकड़ा और घसीटते हुए उसको टॉर्चर रूम में लेकर आया। आज अरविंद गुजराल कबीर के शिकंजे में फंस गया था। अब कबीर क्या हाल करेगा उसका? यही सोच सोच कर अरविंद गुजराल के पसीने छूट रहे थे। दो लोग चीख रहे थे क्योंकि आज कबीर ने उसको कोड़े मारने की और फिर उसके ऊपर नमक का पानी उड़ेलने की सजा सुनाई थी। अरविंद गुजराल को भी उसी कमरे में बंदी बनाकर लाया गया था। अरविंद गुजराल ने जब अपने बेटे और बेटी को देखा तो उसके तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी। कबीर, तुम आखिर चाहते क्या हो? मैंने तुम्हारे मॉम डैड को मारा, ये बात सही है, मगर मुझे तो मामा ने कहा था और मैंने उसके बदले उनसे पूरे 5 लाख लिए थे। मगर कबीर, मेरे बच्चे तो बिल्कुल भी बेकसूर हैं। अरविंद गुजराल ने कहा। कबीर कपूर अपने दुश्मनों को उनके किए गुनाहों की सजा पूरी ईमानदारी से देता है गुजराल, और अब तुम भी इसमें शामिल हो गए हो। बोलकर उसने उसकी नज़रों के सामने रोहित और आरोही को पूरे 10 कोड़े फटकारे और फिर नमक के पानी से भरी बाल्टी उनके जख्मों बदन के ऊपर उड़ेल दिए। रोहित और आरोही की चीखें पूरे कमरे में गूंज रही थी। मेरे बच्चों को छोड़ दो कबीर, अरविंद गुजराल ने हाथ जोड़ते हुए कहा। घबराओ नहीं, इसको अभी तो कुछ भी सजा नहीं मिली है, अभी तो बहुत दर्द सहने हैं उनको और तुमको एंजॉय करना है, बोलकर कबीर ने अपने बॉडीगार्ड को कहा। गुजराल साहब के चेहरे से हंसी गायब नहीं होनी चाहिए, अगर गायब हो जाए तो तुम लोग इनको हर 1 घंटे के बदले हर आधे घंटे इनको 10 कोड़े मारने होंगे, बोलकर कबीर बाहर निकल गया। नहीं कबीर, तुम इतने बड़े पत्थर दिल नहीं हो सकते। मेरे बेटे और बेटी को छोड़ दो। जिनके घर शीशे के होते हैं वह दूसरों के घर के ऊपर कभी पत्थर नहीं फेंका करते, कबीर ने कहा और वह बाहर निकल गया। पापा, आप भी अब अब यहाँ आ गए तो फिर हमें इस कैद से कौन आज़ाद कराएगा? और क्या किया आपने कबीर के साथ? रोहित ने पूछा। मैं कबीर का खात्मा करके ही रहूंगा। रोहित बेटा, तुम चिंता मत करो, अरविंद गुजराल ने कहा। पापा, आप तो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते रहिए, चिंता नहीं करूं या नहीं करूं क्या फ़र्क पड़ता है? हॉस्पिटल में निशा को अचानक ही सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। जिमी के साथ सारा स्टाफ भी वहां पहुंच जाता है। सब बहुत ही कोशिश करते हैं मगर तब तक निशा शांत हो गई थी। जिमी की तो जान ही हलक में अटक गई थी। कपूर विला में मुझे छोड़ दो कबीर, मुझे तुम अब अभी जानते नहीं हो मैं क्या चीज़ हूँ। जिस तरह तुम्हारे मॉम और डैड को तुम्हारी नज़रों के सामने मार दिया था, उसी तरह मैं तुम्हारी निशा को भी मैं तुम्हारी नज़रों के सामने ही ख़त्म कर दूंगा मैं कबीर, अरविंद गुजराल ने स्लेट हुए कहा। तभी अपने पॉकेट में रखी गन को आरोही की सामने ताकते हुए कबीर ने गुस्से से अपने दांत को भींचते हुए कहा, बस अब एक शब्द भी और यदि तुमने बोला ना गुजराल, तो मैं तुम्हारी नज़रों के सामने तुम्हारी बेटी का भेजा ही उड़ा दूंगा और तुम्हारे इस कपूत को वह नरक की जिंदगी दूंगा, वह भी तुम्हारी ही सामने कि तुम ना सह पाओगे ना रह पाओगे। अब मैं पहले वाला 16 साल का कबीर कपूर नहीं गुजराल। एक बंधे हुए शेर को तो एक बिल्ली भी मात दे सकती है कबीर, मुकाबला बराबरी का होता है, गुजराल ने कहा। जिंदा हो यही तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है गुजराल। यदि मेरी निशा को कुछ भी हुआ ना तो समझ लेना तुम्हारी जिंदगी से चैन सुकून और आराम भरी जिंदगी भर के लिए गायब हो जाएगा। कबीर ने उसके मुंह पर मिर्ची का पाउडर डालकर कहा। कबीर, तुम इंसान नहीं जल्लाद हो क्या? तुम क्या अपने आप को कहीं का महाराजा समझते हो? मुझे पानी दो, बहुत जल रहा है, गुजराल ने चिल्लाते हुए कहा। सुनो, आज पूरा दिन हर आधे घंटे बाद इसका मिर्च के पाउडर से अच्छा सा मेकअप होना चाहिए। यदि नहीं हुआ तो तुम जानते ही हो क्या होगा तुम लोगों के साथ, कबीर ने कहा।
मेरे आदमी तुम्हारी निशा तक पहुंच ही गए हैं और अब तक तो तुम्हारी निशा ने ये दुनिया भी छोड़ दी होगी, बोलकर गुजराल हंसने लगा। कबीर उसके करीब आया और गुजराल को मुक्कों से मारते हुए बोला, मेरी निशा को यदि कुछ भी हुआ ना तो वो समझ लेना तुम्हारे बेटे का एक एक अंग काट कर मैं तुम्हारे सामने ही कुत्तों को खिलाऊंगा। कबीर की जान है वो, मगर उसे मेरी कमजोरी समझने की भूल मत करना गुजराल, नहीं तो तुम्हारी कमजोरी तुम्हारा छोटा बेटा तुम्हारी आंखों के सामने ही हिजड़ा बनकर रह जाएगा। और ये कबीर कपूर का तुमको वादा है गुजराल, बोलकर कबीर वहां से बाहर निकल गया। वहीं हॉस्पिटल में अरविंद गुजराल पूरी ऑक्सीजन की पाइप लाइन काट नहीं पाया था, मगर वह लाइन लीक ज़रूर हो गई थी, इसलिए निशा की सांसें फूलने लगी थी। मगर अब वह ठीक थी। जिमी ने तुरंत ही ट्रीटमेंट शुरू कर दी थी और अब वह खतरे से बाहर थी, मगर अभी वो होश में नहीं आई थी। कबीर कपूर मेरे यार, सच में ये इस अच्छे अच्छे को बदल देता है, जिमी ने उसके गले लगते हुए कहा। हाँ जिमी, तू सच कह रहा है। जो कबीर कपूर कभी किसी को भी लेकर इतना पजेसिव नहीं हुआ है, वह आज निशा के लिए बदल गया है। उसने मुझे जीना सिखा दिया है, मुस्कुराना सिखा दिया। आज उसने मुझे ये एहसास करा दिया कि मैं उसके बिना जी भी नहीं सकता, कबीर ने कहा। गुजराल और रोहित, पापा यदि निशा को कुछ भी हुआ तो उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप होंगे। आपको क्या ज़रूरत थी कपूर कपूर के सामने आकर खड़ा रहकर मुकाबला करने को? आप ही हमारी उम्मीद थे, मगर अब तो आप ही हमारी तबाही और बर्बादी की वजह बन गए हो। मुझे कोई थोड़ा मुझे कोई थोड़ा सपना आया था कि कबीर इतनी चालाकी से किया हुआ मेरा दांव भी उल्टा पार देगा। पता नहीं ये किस मिट्टी का बना हुआ है, ना जाने कहाँ से ये टॉर्चर करने के तरीके ढूंढ लेता है। ना जाने रतन मामा कैसे 4 साल से ये तकलीफ सह रहे हैं। अरविंद गुजराल ने कहा, पापा आप आखिर क्या राज छुपा रहे हो? क्या आप जानते हो जो हम भी नहीं जानते हैं? प्लीज़ पापा, आप अब भी हम सबको आप इस मुसीबत से बचा सकते हैं। प्लीज़ पापा, आप क्यों छुपा रहे हो सच्चाई? आरोही ने कहा। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। मैं गुजराल हूँ, गुजराल ही रहूँगा। मैंने बड़ी मुश्किल से अरविंद गुजराल को जिंदा किया है और जिंदा रखा है। हाँ, मैं सिर्फ एक सच्चाई तुम्हारे सामने ज़रूर रख सकता हूँ कि तुम तीनों मेरे संतान हो ही नहीं। तुम तीनों अनाथ थे, जिसको रतन मामा ने मेरी गोद में डाल कर रख दिया था, और मैंने तुमको अपने संतान की तरह ही पाल पोस कर बड़ा किया है। ये सच्चाई भी आज इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, मगर जो मैं जानता हूँ मैं वह कबीर को कभी भी नहीं कह सकता हूँ, अरविंद जी ने कहा। इधर हॉस्पिटल में कबीर अब भी निशा के होश में आने का इंतजार कर रहा था। आज पूरा एक दिन बीत गया था, मगर निशा को अब भी होश नहीं आया था। कबीर बार बार घड़ी की तरफ देख रहा था और बार बार निशा को जगाने की कोशिश कर रहा था। वह बस यही सोच रहा था कि आखिर क्या हुआ है निशा को। वह अभी होश में नहीं आ रही थी। कबीर बार बार घड़ी को देख रहा था, कभी निशा को देखता तो कभी उसके कंधे पर लगी पट्टियों को देख रहा था। वह निशा के होश में आने का इंतजार कर रहा था। 3 घंटे बाद निशा के हाथ को पकड़कर कबीर वहीं पर सिर झुकाकर सोया हुआ था कि तभी निशा का हाथ हिलता है और वह धीरे धीरे अपनी आंख खोलती है। उसके कंधे पर दर्द हो रहा था, जिसके कारण वह कंधा हिला भी नहीं पा रही थी। उसने धीरे से हाथ को हिलाया और कबीर की तरफ देखते हुए बोली, कबीर। निशा के मुंह से अपना नाम सुनकर कबीर की आंखों में चमक आ गई और वह खुशी से निशा की तरफ देखने लगा और बोला, तुम होश में आ गई। निशा, मैं तुमसे बहुत बहुत नाराज हूँ। तुमने मुझे धोखा देने का सोचा भी कैसे? चलो अब मनाओ मुझे, कबीर ने झूठा गुस्सा करते हुए कहा। तुमको मनाओ? क्यों, मेरी खता क्या है? ये कहो, फिर मैं मनाने का सोचती हूँ। निशा ने कहा, तुम्हारा कसूर ये है कि तुमने कबीर को छोड़कर जाने के बारे में सोचा। उसके ऊपर चलने वाली गोली का दर्द तुमने खुद के ऊपर लिया। कुछ हो जाता तुमको तो? कबीर ने भीगी पलकों से कहा, अरे ऐसे कैसे कुछ हो जाता? मैं अकेली थोड़ी थी कबीर। कबीर का प्यार भी तो था मेरे साथ। मैं तुमको 7 जन्मों तक नहीं छोड़ने वाली, समझे मिस्टर क्रूएल ब्लैक लवर, बोलकर निशा मुस्कुराने लगी। कबीर ने निशा को अपनी बाहों में भर लिया और उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर उसको प्यार से देखते हुए कहा, तुमको मैं कुछ होने भी नहीं दूंगा मेरी जान, मेरी ज़िंदगी हो तुम। बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, तुम सिर्फ मेरी हो निशा, बोलकर उसने निशा के गाल पर किस कर दिया। तभी उसके कमरे का दरवाज़ा नॉक होता है और कबीर दरवाज़ा खोलता है तो सामने फूलों का एक बड़ा सा बुके लेकर जिमी खड़ा मुस्कुरा रहा था। कैसी हो ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड? ज़्यादा परेशान तो नहीं कर रहा ना ये खड़ूस कबीर कपूर? जिमी ने कबीर को देखते हुए कहा।
आप जिमी जी हैं ना? निशा ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ भाभी, मैं जिमी हूँ, इस अत्याचारी का दोस्त जिमी। कपूर विला में अचानक से कबीर के बॉडीगार्ड्स में भाग दौड़ होने लगी। रतन जी को छाती में बहुत ही दर्द हो रहा था और वो बेहोश हो गए थे। तभी कबीर के बॉडीगार्ड ने कबीर को कॉल किया। क्या बात है मुन्ना, क्यों कॉल किया? कबीर ने पूछा। बॉस, वो रतन जी को हार्ट अटैक आया है, वो अभी बेहोश हो गए हैं, मुन्ना ने कहा। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं डॉक्टर की टीम लेकर आता हूँ, कबीर ने कहा। आधे घंटे में कबीर जिम्मी और उसकी टीम के हार्ट सर्जन के साथ वहां पर पहुंच गया और जिमी के साथ आए सर्जन ने उसकी ट्रीटमेंट शुरू कर दी। आधे घंटे बाद रतन जी को होश आ गया था। अब वह खतरे से बाहर थे। जिमी ने दवाइयाँ लिख कर दी और बोला, कबीर, किसी के खातिर नहीं मगर अपनी उस नटखट निशा की खातिर भी तो तू अब इस बूढ़े इंसान के ऊपर ही अत्याचार बंद कर दे मेरे यार, जिमी ने कहा। रतन जी ने अपनी आंखें खोली। तब वह एक नरम गद्दे के बड़े किंग साइज बेड के ऊपर सोए हुए थे। जिमी के साथ साथ कबीर और उसके बॉडीगार्ड्स खड़े थे। मुझसे कितनी नफरत करते हो तुम कबीर, मैं मर रहा था मगर तुमने तो मुझे मरने भी नहीं दिया, रतन जी ने कहा। कबीर कभी अपने दुश्मनों को मौत नहीं देता मगर मौत से भी बदतर जिंदगी देता है, कबीर ने कहा। नहीं कबीर, ये तुम्हारा खुद का वसूल नहीं है, ये तो उस प्यारी सी बच्ची का शुरूर है। उसके कारण आज तुम खुद को बदलने को मजबूर हो गए हो। ये उस बच्ची का प्यार है जिसने कबीर कपूर जैसे पत्थर को भी पिघला दिया और उसके सीने में भी दिल को धड़कता कर दिया। एक बात कहें कबीर, मैं जानता हूँ तुमने सब कुछ खो दिया है मगर अभी जो तुमने पाया है ना, उसे अपनी ज़िंदगी में संजो कर रखना, उसे खोना नहीं। रतन जी ने दर्द से भरे फीके चेहरे से कबीर को देखते हुए कहा। निशा मेरी ज़िंदगी है, मेरा प्यार है, कबीर का प्यार है और मैं खुद मर जाऊंगा मगर मेरी जान को कभी कुछ भी नहीं होने दूंगा, कबीर ने कहा। कबीर, यदि तुमको मुझसे सच्चे दिल से प्यार है तो तुमको अपने दादाजी को माफ़ करना होगा और उसे अपने दादा होने का हक देना होगा, निशा ने धीरे धीरे चलते हुए रतन जी को देखते हुए कहा। तुम चाहती थी इसलिए आज इस इंसान को मैंने यहाँ अपने घर में जगह दी है मगर मुझे माफ़ करना जान, मैं उसे कभी अपने दिल में जगह नहीं दे सकूंगा, कबीर ने कहा और वह बाहर निकल गया। दादाजी, आप बिल्कुल ही फिक्र ना करिए, मैं हूं ना, सब ठीक कर दूंगी, निशा ने रतन जी के पैर को छूते हुए कहा। अरविंद, गुजरात और कबीर, शुक्र मनाओ अपने उस भगवान का कि मेरी निशा को कुछ भी नहीं हुआ, गुजराल, नहीं तो तुम्हारी ये बेटी आज जिंदा नहीं होती, कबीर ने गुजराल के बालों को खींचते हुए कहा। अब तो तुम्हारी निशा बिल्कुल ही ठीक हो गई है कबीर, तो अब हमें छोड़ दो तुम, आरोही ने कहा। छोड़ दूं सप्पोलो को डंस मारने के लिए? क्या मुझे किसी पागल कुत्ते ने काटा है जो मैं अपने दुश्मनों को छोड़ दूं? कबीर ने आरोही को चाटा मारते हुए कहा। तुम हमसे आखिर क्या चाहते हो कबीर? हमारा पूरा बिजनेस तो तुमने बर्बाद कर दिया। मेरा बंगलो भी नीलाम हो चुका है। मेरा बेटा अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़कर एक मामूली सी नौकरी कर रहा है। हमसे और कितना बदला लोगे कबीर? अब बचा ही क्या है हमारे पास खोने के लिए जो तुमने हमें यूं कैद करके रखा है? गुजराल ने कहा। सच्चाई, हाँ गुजराल, सच्चाई। तुम्हारे सीने में जो राज दफन है उसकी सच्चाई। मेरे मॉम और डैड को क्यों मार डाला, उसकी सच्चाई। और क्यों तुमने मुझे अनाथ कर दिया, क्यों मेरे जीजा जी को मार डाला, कबीर ने चीखते हुए कहा। तुम अनाथ नहीं हो कबीर, तुम्हारी मॉम अब भी जिंदा है, अरविंद, गुजराल ने कहा। रतन जी ने कबीर को क्या कहा है? सच्चाई। तुम अनाथ नहीं हो कबीर, रतन जी ने कबीर को कहा। ये सुनकर कबीर के पांव वहीं पर रुक गए और वह रतन जी के सामने खड़ा होकर बोला, क्या कहना चाहते हो तुम? मैं कुछ समझा नहीं, खुलकर कहो, कबीर ने गुस्से से कहा। कबीर, तुम्हारे असली मॉम और डैड जिंदा है, रतन जी ने कहा। क्या क्या बकवास कर रहे हो तुम? कबीर ने बिना किसी भाव के कहा। हाँ कबीर, यही सच्चाई है, तुम्हारे मॉम डैड जिंदा है और वह अभी अमेरिका में है, रतन जी ने कहा। नहीं, ये सब मनगढ़ंत कहानी है, मैं नहीं मानता इस बात को, तुम झूठ बोल रहे हो, कबीर ने इनकार करते हुए कहा। सुनो कबीर, यही सच्चाई है, जाओ जाकर गुजराल को बुलाओ, फिर मैं बताता हूँ तुमको सच्चाई, तुम्हारी सच्चाई, कबीर की सच्चाई, रतन जी ने कहा। कबीर ने इशारा किया तो तुरंत ही कबीर के बॉडीगार्ड अरविंद गुजराल को लेने चले गए। कुछ मिनट बाद दो बॉडीगार्ड्स के सहारे अरविंद गुजराल को कबीर के सामने खड़ा किया गया। बिठाओ उसे और पहले उसे पानी पिलाओ, कबीर ने कहा।
मामा, क्या आपको लगता है कि जो आप कहने जा रहे हो वह आप सही कर रहे हो? गुजराल ने रतन जी को देखते हुए कहा। अब सच्चाई ज़्यादा छुपाने का कोई भी मतलब नहीं अरविंद, क्योंकि सच्चाई से दूर रखते हुए कबीर ने अपने को ही अपनों को ही अपना दुश्मन बना लिया है और असली दुश्मन बाहर घूम रहे हैं। रतन जी ने कहा, ठीक है मामा, तो बता दीजिए कि आखिर सच्चाई क्या है और क्यों अब तक छुपाई ये सारी बातें। अरविंद जी ने कहा, कबीर, ये पूरी 18 साल पुरानी बात है, बोलकर रतन जी ने सच्चाई कहानी शुरू की। फ्लैशबैक, तुम सिर्फ 2 साल के थे जब तुम्हारे मॉम और डैड तुमको अपने वफादार ड्राइवर केशव को सौंपा था। तुम्हारे मॉम के पापा और तुम्हारे नाना दलजीत जी को तुम्हारे पापा बिल्कुल ही पसंद नहीं थे, मगर तुम्हारी मॉम सीमा को तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पापा रघुवीर से बेहद मोहब्बत थी और वह सिर्फ उनके साथ ही शादी करना चाहती थी। अपनी बेटी की जिद के आगे दलजीत जी को झुकना पड़ा और उनकी शादी बड़ी धूमधाम से करवा दी, मगर दलजीत जी के सीने में तो नफरत और जहर ही भरा था। उस समय तुम्हारा पापा एक ड्राइवर था और उसने सबसे बड़ी गलती की थी उनकी बेटी सीमा से प्यार करने की। मैंने रघुवीर को बहुत समझाया था कि वह सीमा को भूल जाए, मगर वह ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि सीमा के पेट में एक नन्ही सी जान पल रही थी और वह एक दूसरे के बगैर जी नहीं सकते थे। इसलिए उन्होंने मेरी एक भी बात नहीं मानी। अरविंद गुजराल उनका बचपन का दोस्त है। तुम्हारे पापा को उसने तब सहारा दिया था कबीर, जब तुम्हारे नाना ने तुम्हारी मॉम को मारने के लिए अपने आदमी भेजे थे। तब तुम्हारी मॉम को डिलीवरी आने ही वाली थी। गलती से तुम्हारे नाना के आदमियों ने अरविंद की बीवी को गोलियों से छल्ली कर दिया, क्योंकि वह भी पूरे 9 महीने की पेट से थी। अरविंद ने दोस्ती को निभाते हुए अपनी बीवी और अपना बच्चा दोनों ही खो दिए थे। जब तुम्हारा जन्म हुआ तब तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे मॉम और डैड की जान को खतरा था, मगर वह तुमको अपने साथ लेकर भाग नहीं सकते थे। इसलिए उन्होंने तुम्हारे पापा के ड्राइवर केशव और उसकी पत्नी गीता को तुम्हारा हवाला दिया और वह दोनों सबसे छुपकर अमेरिका भाग गए। तुम्हारे नाना दलजीत जिंदल आज भी यही मानकर चल रहा है कि उसने बेटी और दामाद अब इस दुनिया में नहीं है, मगर तुम अब भी जिंदा हो और वह तुमको मारने ही उस दिन भी आए थे। तुम्हारे नाना ने अरविंद के कंधे पर जानबूझकर बंदूक रखी थी, क्योंकि यदि तुम बच भी जाओ तो अरविंद गुजराल के पीछे पड़ जाओ और उनको ही अपना दुश्मन मारकर उनके ही पीछे लगे रहो और वह मौका देखते ही तुमको ख़त्म कर सके। तुम्हारा असली दुश्मन तो तुम्हारा नाना दलजीत जिंदल है कबीर, जो आज भी बस मौका चाहता है तुमको ख़त्म करने का। अरविंद गुजराल ने कहा, आप सबने मुझसे ये सारी सच्चाई आखिर छुपाई क्यों? मैंने आपको कितना दर्द दिया, कितनी तकलीफ़ें दी, फिर भी आपने मुझसे सच्चाई छुपाई क्यों दादा? क्यों अंकल? कबीर ने आंसू भरी आंखों से कहा, आप सबने मुझे मेरी ही नज़रों में गिरा दिया है। नहीं कबीर, उसमें तुम्हारा कोई भी दोष नहीं है, हालात ही कुछ ऐसे थे बेटा। रतन जी ने कबीर के माथे पर हाथ रखते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए दादा। अंकल, मैं आपका गुनहगार हूँ, आप जो भी चाहे वह सज़ा मुझे दे दीजिए। कबीर ने अपना सिर झुकाते हुए कहा, तुमको अपनी गलती का एहसास हुआ, ये भी बहुत बड़ी बात है कबीर। निशा ने कहा, सच में निशा, तुम मेरी ज़िंदगी में बहार बनकर आई हो, खुशियाँ बनकर आई हो। मैं किस तरह तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं जान? कबीर ने निशा के हाथों को पकड़ते हुए कहा। वहीं कपूर विला में कबीर के सामने आज उसका सच सामने आ गया था। तभी कबीर ने अरविंद गुजराल को पूछा, केशव और उसकी पत्नी को क्यों मार डाला? कबीर ने पूछा। केशव ने अपना ईमान बेच दिया था तुम्हारे पापा, तुम्हारे मामा और नाना के आगे। उन्होंने केशव को 50 लाख में खरीद लिया था। उसे तुम्हारे जिंदा होने का राज पता चल गया था, बस उसे ये पता नहीं था कि तुम उसकी नज़रों के सामने ही बड़े हो रहे हो। ये राज भी खुलने ही वाला था कि तभी मुझे केशव और उसकी बीवी की गद्दारी का ख्याल आ गया था। वह कुछ भी बोलता उसके पहले ही मैंने उसे खामोश कर दिया। अरविंद गुजराल ने कहा, आप मेरे मामा कैसे हुए अंकल? कबीर ने पूछा। मेरी कोई भी बहन नहीं है, तुम्हारी माँ मुझे राखी बांधती थी तो फिर हुआ ना मैं तुम्हारा मामा, कहकर आज कितने दिनों बाद अरविंद जी मुस्कुराए थे। आपकी बीवी तो उस हादसे में गुजर गई थी, तो फिर ये रोहित और आरोही आपके बच्चे कैसे हुए? क्या आपने दूसरी शादी कर ली है? ये दोनों मेरे गोद लिए हुए बच्चे हैं और सबसे छोटा मेरे दोस्त का बच्चा है, अरविंद गुजराल ने कहा। कबीर ने अपने बॉडीगार्ड्स को इशारा किया और कुछ ही मिनटों में रोहित और आरोही उनके सामने खड़े थे। इनकी ट्रीटमेंट शुरू कर दो और इनका
अच्छी तरह से ख्याल रखा जाए, कबीर ने कहा। कबीर, यदि तुम इजाज़त दो तो मैं अपने बच्चों के साथ अपने घर जाना चाहता हूँ, अरविंद गुजराल ने कहा। पहले आप सब लोग ठीक हो जाइए, फिर आप जा सकते हैं, कबीर ने खड़े होते हुए कहा। चारों की ट्रीटमेंट शुरू कर दी गई थी और इन सब से पहले वह लोग पहले से अच्छा फील कर रहे थे। अब कबीर को तलाश थी तो अपने छुपे दुश्मनों की, और वह उसको भी ढूंढ ही निकालेगा। छोड़ दो मुझे, अब तो तुम्हारी और निशा की शादी भी हो गई है। अब तो मुझे छोड़ दो कबीर, राहुल ने कराते हुए कहा। तुमको छोड़ दूं, जिसने अपनी खुशी और अपने स्वार्थ के लिए मेरी जान का सौदा कर दिया था। तुमको तो मैं पूरी तरह बर्बाद कर दूंगा, खन्ना अंपायर का नामो निशान ही मिटा दूंगा, कहकर कबीर ने राहुल को फिर से कोड़े मारना और उसके ऊपर नींबू का रस लगाना शुरू कर दिया। फिर वह अपने बॉडीगार्ड्स को कुछ कहकर जैसे ही बाहर जाने को हुआ तो राहुल ने चीख कर कहा, अरे तुम जिसे अपनी जान जान बोल रहे हो वह रिहान आहूजा की रखेल है। यह सुनकर कबीर को गुस्सा आ गया और उसने राहुल को लात और घूंसे मार दिए। फिर वह बोला, जिस रेहान आहूजा की बात कर रहे हो ना तो वह भी मेरे ही शकंजे में फंसने वाला है, क्योंकि कबीर ने अपना जाल बिछाया है और पंछी अपने आप ही फंस जाएगा। कबीर ने कहा, आखिर तुम क्या चाहते हो? एक लड़की के लिए तुम हमारी ज़िंदगी को तबाह और बर्बाद कर दोगे? क्यों कबीर कपूर? राहुल ने फिर से चिल्लाते हुए पूछा। कबीर कपूर की ज़िंदगी है वह, मेरी जान है, मेरी खुशियाँ, मेरे जीने का मकसद है, मेरी पत्नी है वह, और तुम्हारे जैसे और कितने भी क्यों ना आ जाए, मैं उन सभी को मिटा दूंगा, ना जीने लायक छोड़ूंगा, ना मौत उनके नसीब होने दूंगा। कबीर ने राहुल के जबड़े को दबोचते हुए कहा। निशा जैसी तो क्या, निशा से भी बढ़कर और भी कई लड़कियां मिल सकती हैं तुमको। तो कबीर, फिर इस निशा में ऐसा क्या दिखा तुमको? राहुल ने कहा। प्यार, सम्मान, अपनापन, मासूमियत और सबसे बढ़कर भरोसा देखा है मैंने, कबीर ने कहा। कबीर रुक जाओ, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, राहुल ने कहा। कहो अभी, और क्या बाकी रह गया है राहुल खन्ना? कबीर ने उसकी तरफ घूमते हुए कहा। एक सौदा कबीर, राहुल ने कहा। सौदा? कैसा सौदा? कबीर ने अपनी भौहें तानते हुए कहा। हाँ कबीर, एक सौदा, निशा का। मुझे निशा लौटा दो, मैं तुमको जो चाहे वह कीमत देने को तैयार हूँ, राहुल ने डेविल स्माइल करते हुए कहा। राहुल? कबीर ने गुस्से में उसके मुंह के ऊपर मुक्के भरते हुए चिल्लाकर कहा, तुमने मुझे अपनी तरह दल्ला समझा है? निशा की तरह आंख उठाना तो दूर, खबरदार, जो अपनी इस गंदी जुबान पर निशा का नाम भी तुमने लिया है तो मैं तुम्हारी जुबान को ही काट दूंगा। तुमको क्या लगता है राहुल, मैं तुमको यहाँ से कभी जाने दूंगा? यदि तुम निकल भी गए तो क्या लगता है तुम कहीं जाकर छुप जाओगे और मुझ पर वार करोगे? कबीर कभी कोई दांव कच्चा नहीं खेलता, जानना चाहते हो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? कबीर ने डेविल स्माइल करते हुए कहा। कबीर के इशारा करते ही कबीर के बॉडीगार्ड्स उनका लैपटॉप कबीर के पास लेकर आए। देखना चाहोगे तुम्हारा दांव, जो तुमने बड़ी ही चालाकी से खेला था, मगर अफसोस कि मुझसे तुम्हारी वो चालाकी भी छुपी नहीं रह सकी। कबीर ने कहा। कैसी चालाकी? मैंने कौन सा दांव खेला है जो तुम मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हो? राहुल ने थोड़ा घबराते हुए कहा। तुमने यदि कुछ भी किया नहीं है राहुल, तो फिर तुम्हारे पसीने क्यों छूट रहे हैं? तुम क्यों इतना डर रहे हो? कबीर ने राहुल के बालों को खींचते हुए कहा। मैं कहाँ डर रहा हूँ कबीर, राहुल ने अपने डर को छुपाते और पसीने को पोंछते हुए कहा। तो फिर ठीक है, तो चलो मैं तुम्हारे और तुम्हारी माशुका के खेले हुए दाव की पूरी पिक्चर दिखा ही देता हूँ राहुल, कबीर ने बिना किसी भाव से कहा और लैपटॉप की स्क्रीन को चालू कर दिया। और उसमें जो देखा वह देख कर राहुल के तो होश ही उड़ गए। वह पसीने से लथपथ हो गया। ये वीडियो तुमको कहाँ से मिली और तुमको ये सब कुछ कैसे पता चला? राहुल ने बड़ी ही मुश्किल से बोलते हुए कहा। तो दोस्तों, क्या नया ट्विस्ट होगा आगे इस कहानी में, ये जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर सुने, जो बहुत ही जल्द इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।